नमस्कार छात्रों, मैं परमनाथ सिंह। स्वागत है आपका पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज आपका एक टॉपिक लेके आए हैं, कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। आप सभी जानते हैं कि ठोस के आप इस जगत में जो भी चीज़ देखते हैं अधिकतर चीज़ें ठोस हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो आप ये मार्कर देखते हैं, ठोस है। बोर्ड देखते हैं, ठोस है। ज़्यादातर चीज़ें हम देखते हैं ठोस हैं। कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी ठोस है। तो ये सभी चीज़ें ठोस हैं। तो ठोस का अध्ययन हम सब करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप अब तक आपने हमारा चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस सब्सक्राइब करें और आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो देखते हैं टॉपिक ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था पढ़ने से पहले मुख्य चीज़ है एक पढ़ने के लिए, ठोस अवस्था किसकी ठोस होगी। तो सबसे पहले बात आती है पदार्थ की। ठोस अवस्था पढ़ने से पहले पदार्थ की बात आती है। हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ या इसे कहते हैं द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। तो छात्रों, सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द्रव और द्रव्य इसमें अंतर होता है। यहाँ शब्द है आपका द्रव्य, यहाँ पदार्थ के बारे में आपको पढ़ना है यानी द्रव्य के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि द्रव और द्रव्य। तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य यानी पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है उसे पहले एक लाइन में समझ लें। द्रव्य वह हर या कह सकते हैं या हर वस्तु कह लें। वैसे ज़्यादातर ये है कि वह हर, अब वस्तु की बात आ जाएगी तो वस्तु में आप क्या क्या देखेंगे, लेकिन अगर केवल यहीं पे छोड़ दें कि वह हर, तो कुछ भी हो सकता है। तो वह हर वस्तु लगा लो याद रखने के लिए, वह हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वह द्रव्य यानी पदार्थ। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैटर, अंग्रेजी में इसे मैटर कहते हैं। तो वह हर वस्तु, वह हर वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, और जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। क्या है पदार्थ? क्या है पदार्थ या द्रव्य? क्या है? वह हर वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। छात्रों, पदार्थ की अगर प्रमुख अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं अब तक जो पढ़ी हैं वो पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं 3 होती हैं। नंबर 1 ठोस, सॉलिड। सेकंड नंबर है द्रव। अब ध्यान रखें, यहाँ आप द्रव्य के अंतर्गत द्रव को पढ़ रहे हैं। जो द्रव्य है, द्रव्य के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं द्रव्य को, द्रव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं द्रव को। ठीक है, तो द्रव। नंबर 3 आता है गैस। ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं आपने, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो छात्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं हैं जिसमें आपको अध्ययन करना है इस चैप्टर में। ठोस का यानी सॉलिड का, ठोस का अध्ययन करना है। यहाँ पर छात्रों एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद एक अवस्था और होती है जो अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो हम आज आपको यहाँ पे बता देंगे थोड़ा सा। ठीक है, मुख्य टॉपिक तो हमारा रहेगा ठोस, लेकिन इसमें आपको हम
एक चौथी अवस्था, यानी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, एक चौथी अवस्था और है जिसके बारे में अब तक नहीं पढ़ा है, उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ठोस। ठोस पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है और जो असंपीड्य होते हैं, जिनके कणों की दूरी बहुत कम या नगण्य होती है, कणों के मध्य कोई दूरी नहीं होती है। तो ये होता है ठोस। उसके बाद दूसरा आता है द्रव। अब ठोस की अगर बात करें तो ठोस के कणों की दूरी कम कैसे, देखो जैसे एक ये कण है, इसी से लगा हुआ एक, इसी से सटा हुआ एक दूसरा कण होता है, इसी से सटा हुआ तीसरा कण, चौथा कण, इस तरह से कणों से कण मिले हुए होते हैं, ये होते हैं ठोस। जब कण एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, अब कणों को आपस में बांधे रखने के लिए एक बल कार्य करता है, उस बल को कहते हैं अंतरा आणविक बल। बल को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल, इसे कहते हैं अंतरा आणविक बल। ठीक है, ये एक ऐसा बल होता है जो कणों को आपस में बांधे रखता है, कणों को आपस में बांधे रखता है, वो बल होता है अंतरा आणविक बल। इन्हें दूर दूर नहीं हटने देता है। तो इनमें क्या होता है? अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये कण जो होते हैं पास पास बने रहते हैं। और कण जब पास पास बने रहते हैं तो उससे जो पदार्थ होता है वो एक निश्चित शेप में रहता है, एक निश्चित शेप में रहता है, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। उसके बाद दूसरी बात आती है द्रव, यानी लिक्विड। द्रव क्या होते हैं? द्रव जो होता है पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं है। अब छात्रों, आपके दिमाग में ये होगा कि आयतन निश्चित और आकार निश्चित नहीं, तो उसे थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से समझ लें। जैसे एक गिलास में दूध है और आपने वो गिलास भर दूध लिया और उसे जग में डाल दिया, तो जो गिलास भर दूध था वो पहले उसका आकार कैसा, जब गिलास में था तो उसका आकार कैसा था? जैसे ये गिलास है और इस गिलास में दूध है, इस गिलास में दूध यहाँ तक भरा हुआ है। अब आप देखते हैं कि जो आकार होगा दूध का वो आकार होगा गिलास जैसा। अब यदि इस गिलास भर दूध को उठा के जग में डाल दें, जैसे यहाँ पर ये जग रखा हुआ है, जग रखा हुआ है और जग में आपने दूध को डाल दिया। अब छात्रों आप देखेंगे कि जो दूध का आकार होगा वो जग जैसा हो जाएगा। जग में आपने डाल दिया तो दूध का आकार कैसा हो जाएगा? जग के जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से जो द्रव होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आकार इसका होता है अनिश्चित। तो ध्यान रखें, इसका आयतन और आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। किसका? ठोस का। लेकिन द्रव का आकार जो होता है, आकार की अगर बात करें तो आकार होता है अनिश्चित। आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसा है? आयतन है इसका निश्चित। आयतन निश्चित है। अब छात्रों, आयतन निश्चित, ये बात देखें। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित कैसे है, उस चीज को देखें। माना आपने 1 लीटर दूध लिया और उस 1 लीटर दूध को आपने एक बाल्टी में डाल दिया, तो उसका जो आकार है वो तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, लेकिन
दूध जो 1 लीटर था वो दूध 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दूध आधा लीटर रह जाए या 2 लीटर हो जाए, तो दूध की जितनी मात्रा है वो मात्रा उतनी ही रहेगी। तो इसका आयतन जो होता है वो कैसा है, निश्चित है छात्रों। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात आती है गैस की। अब इसमें पहले द्रव में थोड़ी चीज़ और देख लें। द्रव के जो अणु होते हैं यानी जिसके जो कण होते हैं उनके मध्य अंतराणविक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। अंतराणविक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और जब ठोसों की अपेक्षा इसका अंतराणविक बल कम होता है तो इसके जो कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। इसके कण जो होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। जैसे ठोस में कण जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, और द्रव जो होता है उसमें कण थोड़े दूरी पर होते हैं। कण इसमें कैसे होते हैं, थोड़े दूरी पर होते हैं, और कण जब दूरी पर होते हैं तो इनमें बहाव का गुण पाया जाता है। इसके द्रव जो होता है इसके कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, यानी अंतराणविक बल कम होता है, और अंतराणविक बल कम होने के कारण द्रव के कण जो होते हैं इधर उधर गति करते रहते हैं, और इनके गति करने के कारण द्रवों में बहाव का गुण पाया जाता है, द्रव बहते रहते हैं। ठीक है, अब छात्रों तीसरी बात आती है गैस की। तो गैस क्या है, गैस जो होते हैं इनका आयतन और आकार, इनका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, अनिश्चित। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है छात्रों, अब देखो जैसे गैस है, गैस का मतलब जैसे कोई चीज़ ले लें, जैसे धुआं ले लिया, धुआं को ले लें, धुआं को अगर छात्रों धुआं को डिब्बी में बंद कर लिया तो उसका आयतन कैसा है, डिब्बी जैसा है। और उस डिब्बी को आपने अगर खोल दिया, डिब्बी को अगर खोल दिया तो धुआं जहां तक फैल सकेगा वहां तक फैल जाएगा। समझ में आ रहा है, जहां तक ये फैल सकेगा वहां तक धुआं फैल जाएगा। तो इसका जो होता है आकार और आयतन अनिश्चित होता है गैस का। अब इसे देखें, ठोस जो होता है छात्रों, ठोस को जब गर्म किया जाता है, ठोस को जब गर्म किया जाता है तो इसके जो कण होते हैं, आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके कणों में दूरी बढ़ती है, उसमें प्रसार होता है। प्रसार होने का मतलब यह है कि उसके कण जो होते हैं वो दूर दूर हटते हैं। अब छात्रों देखते हैं, ठोस के कण आपको मालूम है कि पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और जब एक दूसरे से इस तरह से ये मिले हुए होते हैं, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो इसे कणों की दूरी बढ़ती है, और कणों की दूरी बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है कि कण जो होते हैं, ठोस जो होता है वो द्रव का रूप ले लेता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो द्रव में बदलने लगते हैं, और जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उस ताप को कहते हैं उस ठोस का गलनांक। क्या कहते हैं इसे, गलनांक। इसे कहते हैं गलनांक। समझ में आया, गलनांक क्या है कि जिस ताप पर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और जिस ताप पर वो ठोस पदार्थ उस अपनी ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित होने लगता है तो उस अवस्था को कहते हैं गलनांक। अब छात्रों आपने क्या किया, ठोस को गर्म किया तो द्रव बन गया, लेकिन आपने क्या सोचा, अब द्रव बन गया है इसे भी गर्म कर दें, तो आपने क्या किया, द्रव को गर्म किया। और जब आपने द्रव को गर्म किया तो जो कणों की दूरी थी वो और ज़्यादा हो गई, कण और दूर दूर हट गए। जब इसे गर्म किया, जब द्रव को गर्म किया तो कण दूर दूर हट गए, ये गैसीय अवस्था में आ गए, गैस बन गया। अब वह निश्चित ताप जिस पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था बन गई, यानी द्रव जो था वो गैस में परिवर्तित हो गया, उस अवस्था को कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। तो छात्रों समझ में आया कि जिस ताप पर ठोस जो होता है द्रव में बदलता है उसे कहते हैं गलनांक, और जिस ताप पर द्रव गैस में बदलता है उसे कहते हैं क्वथनांक। अब छात्रों आपने क्या किया, ठोस को गर्म किया, द्रव में बदल दिया, द्रव को गर्म किया, गैस में बदल दिया।
अब एक कंडीशन और आती है, गैस बन गई, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, इसे और हम गर्म करके देख लें क्या होगा। ये दिमाग में बात रहती है, गैस बन गई, लेकिन गैस बनने के बाद भी आपने सोचा हम इसे और गर्म कर दें तो क्या हो सकता है। तो आपने क्या किया, गैस को और अधिक गर्म कर दिया। आपको मालूम है कि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते चले जाएं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि यहाँ पर क्या होता है, जब इसे और गर्म करते हैं तो गैस जो होती है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों में टूटने लगती है। यानी यहाँ पर ये कंडीशन कब आती है, जब किसी पदार्थ को उच्च वोल्टता दी जाए, उच्च तापमान दिया जाए। यहाँ इसे क्या दिया जाए, उच्च ताप। जब इसे उच्च ताप दिया जाए या उच्च वोल्टेज दिया जाए, विद्युत का करंट देते हैं तो विद्युत का उच्च करंट दे दें, बहुत अधिक वोल्टेज दे दें। जब बहुत अधिक वोल्टेज दे दें या उच्च ताप दे दें तो क्या होता है, जो यहाँ गैस थी, गैस के अण दूर दूर थे, सपोज इतनी दूरी पर हैं, एक किसी कमरे में है या किसी पात्र में गैस के अणु हैं, एक इस कोने पर है, एक इस कोने पर, इतनी दूरी पर हैं, और इसे आपने गर्म किया तो क्या होता है, ये कण जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, उससे यानी इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कण हैं ये बना देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ई पर ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, स्मॉल ई, और इस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का चिन्ह होता है। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कैसे, यहाँ पर मुक्त। छात्रों, आपको मालूम है कि जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां विद्युत का संचालन होता है। जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां विद्युत का संचालन होता है, वहां विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो ये ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब गैस से जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए, तब ये कंडीशन ही कहलाती है प्लाज्मा। आया समझ में छात्रों? ठोस को गर्म किया, द्रव बन गया, द्रव को गर्म किया, गैस बन गई, लेकिन आपने गैस को और ज़्यादा गर्म कर दिया। जब गैस को आपने और ज़्यादा गर्म किया, यानी उच्च ताप दिया या उच्च वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए तो उस समय पदार्थ की अवस्था ही कहलाती है प्लाज्मा। अब जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां विद्युत का चालन होता है। जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत प्रवाहित होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत किधर को बहती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत विद्युत बहती है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत विद्युत बहती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेश से धनावेश की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से धनावेश की ओर जाते हैं, और जो विद्युत धारा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो छात्रों, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ठोस हमने देखा है, गैस देखी है, द्रव भी देखा है, ये सभी चीज़ें देखी हैं, लेकिन प्लाज्मा नहीं देखा है। क्या इस वायुमंडल में, इस वायुमंडल से लेकर सौर मंडल में और पृथ्वी मंडल तक, यहाँ पे सभी जो हमारा स्थल मंडल है, पृथ्वी है, सौर मंडल है, इन सभी में कहीं पर प्लाज्मा है? हाँ, सूर्य आपने देखा है, सूर्य जो होता है ये ठोस नहीं है। सूर्य ठोस नहीं है, सूर्य द्रव भी नहीं है। सूर्य ठोस भी नहीं है, सूर्य द्रव भी नहीं है, और ध्यान रखें सूर्य गैस भी नहीं है। सूर्य गैस भी नहीं है, क्योंकि वहां पर अत्यंत उच्च ताप होता है। सूर्य पर अत्यंत उच्च ताप होता है, वहां गैस भी नहीं होती है। वहां जो गैसें होती हैं वो प्लाज्मा स्टेट में रहती हैं, प्लाज्मा अवस्था में रहती हैं। वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां विद्युत का संचालन होता है। अब विद्युत के संचालन की यदि बात आ जाती है तो आपको मालूम है, अब अगर पर्यावरण की बात की जाए
तो बरसात के दिनों में आपने देखा है कि बादल होते हैं, बिजली चमकती है, बहुत तेज़ बिजली कड़कती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब दो बादल आपस में, दो दिशाओं से बादल आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। और जब उच्च ताप उत्पन्न होता है तो वहाँ पर उच्च ताप के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। और छात्रों, जब वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, आपको मालूम है जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ विद्युत धारा का संचालन होता है। तो जब बादल टकराते हैं तो वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण वहाँ हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। और वो हाई वोल्टेज जो होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। इस कारण से वहाँ पर विद्युत धारा का उत्पादन हो जाता है। प्लाज्मा स्टेट होती है वहाँ बादलों में, जब बादल टकराते हैं तो वहाँ प्लाज्मा स्टेट होती है। दूसरा एक उदाहरण आप आम तौर पर देखते हो, आपको बताया उच्च ताप हो या उच्च वोल्टेज हो, वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा है कुछ लाइटें रंगीन होती हैं। अब वो रंगीन क्यों होती हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को अधिक ताप दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है, उस निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ताप दिया जाता है तो ये अपने निम्न ऊर्जा स्तर को त्याग करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर को छोड़कर दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये रंग उत्पन्न करता है। और वो रंग कौन सा उत्पन्न करता है, रंग जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जाता है तो वो जिस ताप की तरंग दैर्ध्य ग्रहण करता है उसी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये होती है प्लाज्मा स्टेट। यहाँ पर आपने ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं समझी, ठोस, द्रव, गैस, और एक चौथी अवस्था आपको हमने बताई है प्लाज्मा। अब यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक था वो मुख्य टॉपिक है ठोस। तो मुख्य करके अब ठोस अवस्था को समझ लेते हैं। ठोस अवस्था को समझ लेते हैं। तो ठोस क्या होते हैं, ठोस को समझ लें, यानी सॉलिड को समझ लें। तो सॉलिड क्या होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका और आयतन और आकार निश्चित होता है। इसकी दूसरी परिभाषा और दी जा सकती है, वो क्या होती है छात्रों, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके घटक कणों, यानी घटक कण का मतलब होता है जिन कणों से मिलकर वो बना है। ठोस जिन कणों से मिलकर बना है वो कण होते हैं परमाणु, अणु और आयन। ठोस पदार्थ में यानी जिन घटक कणों से मिलकर बना है वो घटक कण अपने निश्चित बिंदुओं के इधर उधर कंपन कर सकते हैं, परंतु अपने स्थान को स्थायी रूप से नहीं छोड़ते हैं। ठोस पदार्थ जिन घटक कणों से मिलकर बना होता है उसके वो घटक कण अपने निश्चित बिंदुओं के इधर उधर कंपन कर सकते हैं, परंतु अपने स्थान को स्थायी रूप से नहीं छोड़ते हैं। वे पदार्थ कहलाते हैं ठोस। ठोस का आयतन और आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं और इनमें प्रबल अंतराण्विक बल आकर्षण बल होता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है ठोसों में। ठीक है, तो ये ठोस हो गए। ठोस का अगर हम वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करने का मतलब बांटना। ठोसों को अगर हम बांट दें अलग अलग हिस्सों में तो ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को समझ लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस है क्या है, इनमें क्या इसमें अंतर है। तो देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस समझ लेते हैं अंतर इसमें। क्रिस्टलीय ठोस
और यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, तो इनके दोनों के गुण देखते हैं। तो दोनों के गुण क्या होते हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है ज्यामिति की। इनका ज्यामिति आकार कैसा, ज्यामिति इनकी कैसी होती है। ज्यामिति का मतलब है कि वो हमें देखने में कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है। तो ज्यामिति देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, अब देखें क्रिस्टलीय ठोस में आपको मालूम है इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर ये आपको मालूम है ठोस या कोई पदार्थ जो होता है वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ये कणों से कण मिलते हुए बने हैं। देखें यहाँ पर ये कण एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब इनकी ज्यामिति निश्चित कैसे, जैसे अगर आप अपना ही उदाहरण ले लें तो जो मॉर्निंग असेंबली होती है, सुबह प्रार्थना होती है, उस मॉर्निंग असेंबली में आप देखते हैं कि प्रत्येक क्लास के छात्र एक लाइन में खड़े होते हैं। प्रत्येक क्लास के छात्र एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं और उसमें भी एक निश्चित क्रम ये होता है कि पहले जो लंबाई कम स्टूडेंट की होती है वो आगे खड़ा होता है और क्रमशः बढ़ती हुई लंबाई में खड़े होते हैं। तो ये एक निश्चित व्यवस्था हो गई। उसी प्रकार से इसके जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसके कण भी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनकी ज्यामिति जो होती है अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसी है, अनिश्चित। इसकी ज्यामिति कैसी है, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति है निश्चित और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति है अनिश्चित। अब इन्हें अगर अभी हमने उदाहरण बताया है आपका, अगर अपने उदाहरण से देख लें तो जो मॉर्निंग असेंबली होती है, सुबह की प्रार्थना का समय होता है, उसमें जब प्रेयर ग्राउंड में जब खड़े होते हैं तो एक लाइन में खड़े होते हैं स्टूडेंट। एक क्लास की एक लाइन, दूसरी क्लास की दूसरी लाइन वाइज खड़े होते हैं। तो एक निश्चित व्यवस्था हो गई, तो वो हो गया निश्चित ज्यामिति। दूसरी बात होती है अनिश्चित। अब अनिश्चित की बात अगर करें, अब लंच का समय अगर हम ले लें, लंच का समय, तो लंच के समय में कोई स्टूडेंट कहीं पर होता है, कोई कहीं पर होता है, कोई कहीं पर होता है, कोई निश्चित है कि कौन सा स्टूडेंट हमें कहाँ पर मिलेगा, कोई निश्चित नहीं है। और जब कोई निश्चितता इसमें नहीं है तो ये हो गया अनिश्चित। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, अनिश्चित। अब कणों से अगर देख लें तो इसमें जो कण होते हैं वो एक सीध में होते हैं, देखो इस तरह से। और इसमें जो होता है, इसमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इसमें एक कण यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, कोई निश्चित नहीं कि कौन सा कण किधर लगा हो, कौन सा कण किधर लगा हो, कोई निश्चितता नहीं है इसमें। तो ये होता है अनिश्चित, कोई इसमें व्यवस्था नहीं। जैसे लंच के समय में स्टूडेंट कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, कोई निश्चित नहीं कौन सा स्टूडेंट कहां पर मिलेगा। दूसरी बात आती है इसके गलनांक की। तो इसकी ज्यामिति जो होती है इसकी निश्चित होती है और इसकी अनिश्चित होती है। अब आता है गलनांक। गलनांक तो छात्रों क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, यानी एक निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं। इसके गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जैसे बर्फ ले लें, बर्फ का उदाहरण ले लें, तो बर्फ जो है, बर्फ को आप जब भी गर्म करोगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगी। बर्फ कहां पर पिघलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलती है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये -4 पे पिघल जाए या 10 डिग्री पिघल जाए, 20 डिग्री पिघले, ऐसा नहीं होता है। बर्फ हमेशा 0 डिग्री पर पिघलती है। मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये निश्चित ताप पर पिघलती है। अब इसकी अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसका जो गलनांक होता है कोई निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक जो होता है एक परास में होता है। जैसे सपोज कोई पदार्थ अगर पिघल रहा है तो पिघलने में ये माना कि 50 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच पिघलेगा, यानी ये निश्चित नहीं है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। ये 50 और 70 के बीच एक रेंज ले लेते हैं, एक परास लेते हैं, उस परास में जो है पिघलते हैं। जैसे रबर है, इसका अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है रबर।
उदाहरण में आप समझ लें, उदाहरण आप 2 याद रख लें। एक आप याद रख लें नमक, NaCl, नमक जो साधारण नमक होता है NaCl। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आप समझ लें रबर, कई होते हैं, रबर है, मोम है, कांच है, ये सभी होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो छात्रों रबर को आपने देखा है, रबर को अगर आप जलाएं, गर्म करें तो रबर का कुछ हिस्सा जो होता है मुलायम पड़ रहा होता है, कुछ हिस्सा काफ़ी नरम हो चुका होता है और कुछ हिस्सा जल रहा होता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो ठोस होता है। तो ये निश्चित नहीं होता है कि किस ताप पर पिघलेगा, तो इसमें एक रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये पिघलेगा। ठीक है छात्रों। उसके बाद आता है अगला उदाहरण, इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति इसकी कैसी होती है? तो प्रकृति की छात्रों अगर बात करें, वास्तविक ठोस होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होते हैं। ये होते हैं वास्तविक। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इन्हें कहा जाता है आभासी ठोस। आभासी ठोस यानी इन्हें हम केवल आभास करते हैं कि ये ठोस हैं, लेकिन ये वास्तव में इन्हें ठोस नहीं, वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। ठोस के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में ये ठोस ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है वास्तविक, ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं। उसके बाद अगला गुण आता है छात्रों संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्य का मतलब होता है उसे दबाने का गुण, उसके दबने का गुण। अगर छात्रों हम किसी ठोस को दबाएं तो क्या हम उसे दबा सकते हैं? उस ठोस को दबाया जा सकता है? ठोस का अगर हम ठोस पर दाब लगाएं तो क्या वो सिकुड़ जाता है? नहीं। ठोस जो होता है संपीड्य नहीं होता है, इसे दबाने पर ये दबता नहीं है। तो ठोस कैसा है? असंपीड्य। ठोस कैसा है? असंपीड्य, यानी इसे दबाने पर नहीं। जैसे लोहे का टुकड़ा ले लें और लोहे के टुकड़े को अगर हम दबाएं तो क्या दब जाएगा? नहीं दबता है। तो ये कैसे हो गए? असंपीड्य। और आभास जो क्या नाम है अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जो होते हैं संपीड्यता का गुण इनमें कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये असंपीड्य होते हैं, लेकिन जो आभासी ठोस होते हैं इनमें कुछ मात्रा में, कुछ हद तक इन्हें दबाया जा सकता है। जैसे रबर है, रबर को अगर हम दबाएं तो कुछ हद तक दबा सकते हैं। मोम है, मोम को कुछ हद तक दबा सकते हैं। तो इनकी अपेक्षा इनमें संपीड्यता का गुण, ये असंपीड्य होते हैं और इनमें कुछ मात्रा में संपीड्यता का गुण पाया जाता है। अब छात्रों अगला आता है इनकी व्यवस्था। इनकी व्यवस्था की बात आती है तो इनकी व्यवस्था क्या होती है? अभी आपको एक उदाहरण पीछे दिया था, ईंट का। जो राजमिस्त्री होता है वो ईंट को क्रमशः लगाता है और जब एक निश्चित क्रम में किसी ईंट को लगाएं तो उससे हम मकान बहुत ऊंचा बना सकते हैं, ऊंची दूरी तक मकान बना सकते हैं। अर्थात ये जो होते हैं इनकी व्यवस्था जो होती है वो दीर्घ प्रसार व्यवस्था होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घ प्रसार व्यवस्था। दीर्घ प्रसार व्यवस्था, दीर्घ प्रसार व्यवस्था होती है, या इसे दीर्घ परासी व्यवस्था भी कहते हैं छात्रों। तो व्यवस्था कैसी होती है इसमें? दीर्घ प्रसार व्यवस्था या दीर्घ परासी व्यवस्था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाया सकता है। इनकी जो कण होते हैं वो एक लंबी दूरी तक होते हैं। जैसे इसमें कण है, यहाँ पर जुड़ा है, ये कण इस तरह से लगातार कणों से कण जुड़ता चला जाता है एक लंबी दूरी तक। अब दूसरी इसकी व्यवस्था ये होती है, यहाँ कण के नीचे कण हो सकता है या इसके मध्य जो गैप है इस गैप में कण आ सकते हैं, इस गैप में कण आ सकते हैं, लेकिन ये लंबी दूरी तक जोड़े जा सकते हैं। इनमें इसी तरह से इधर भी बढ़ाते चले जाएं, इधर भी बढ़ाते चले जाएं, इधर भी बढ़ाते चले जाएं, चाहे जिधर को बढ़ाते चले जाएं, लंबी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। और छात्रों ये जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस,
इनके कणों को अभी हमने जो ईंट का उदाहरण दिया था, एक पट ईंट लगा दें, एक खड़ी लगा दें, एक पट लगा दें, तो इन्हें लंबी दूरी तक यानी इन्हें ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता है। यानी इनकी जो व्यवस्था होती है वो लघु प्रसार व्यवस्था होती है। इनकी छात्रों कैसी व्यवस्था होती है? लघु प्रसार व्यवस्था होती है। लघु प्रसार व्यवस्था होती है, ठीक है, यानी लघु परासी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये है इसके मुख्य गुण। ज्यामिति कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है ये अनिश्चित होता है। गलनांक इसका कैसा है? अनिश्चित, अनिश्चित होता है, यानी एक रेंज में होता है कि इतने ताप से इतने ताप के बीच ये पिघलेगा, कोई ये निश्चित ताप नहीं कि इसी ताप पर पिघलेगा। तो इसका गलनांक कैसा होता है? अनिश्चित। उसके बाद आता है प्रकृति। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति आभासी होती है, ये आभासी ठोस कहलाते हैं। उसके बाद आती है संपीडिता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें अगर हम दबाएं तो ये दबाने पर नहीं दबते हैं, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं और इनमें संपीडिता कुछ पाई जाती है। इनमें क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा कुछ संपीडिता पाई जाती है। उसके बाद आता है व्यवस्था। इनकी व्यवस्था कैसी है? तो छात्रों क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनकी व्यवस्था जो होती है दीर्घ प्रसार व्यवस्था होती है, यानी इनके जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में लंबी दूरी तक जुड़े होते हैं। और इनकी जो होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी व्यवस्था जो होती है वो लघु प्रसार व्यवस्था होती है, इन्हें लंबी दूरी तक नहीं जोड़ा जा सकता है। तो छात्रों इस टॉपिक में आज की क्लास इतनी ही। इस टॉपिक को आप कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।